बेटा हमने अपने पिछली क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3। उसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, और उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी हमने डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने फॉर्मूला देख लिया था कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने देखा कि अगर किसी भी कंडक्टर से dt टाइम में dq चार्ज फ्लो होता है तो उस कंडक्टर से फ्लो होने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो होगी dq अपॉन dt। और हमने इसका यूनिट भी देख लिया था कि इसका यूनिट होता है एम्पियर। आज सबसे पहले हम लोग ये देखना चाहते हैं कि 1 एम्पियर करंट किसको कहेंगे। किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट होगी। ऐसा कब होगा या कितनी करंट को हम बोलेंगे कि ये करंट 1 एम्पियर है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए मैं एक काम कर देता हूं, मैं 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना चाहता हूं। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर विद्युत धारा। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहेंगे, इसको देख लेते हैं। ये फॉर्मूला तो आप देख ही रहे हैं। इस फॉर्मूले में अगर हम मान लें कि dt इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टाइम हमने 1 सेकेंड लिख लिया, और dq मान लेते हैं 1 कूलॉम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो भी कंडक्टर है हमारे पास उसमें 1 सेकेंड में उसके किसी भी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलॉम चार्ज फ्लो होता है, तो हम ये कहते हैं कि उस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट होगी। कैसे, आप देखें, अगर ये ऐसा है देन I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। dq इज 1 कूलॉम अपॉन dt इज 1 सेकेंड, और यहां पर एम्पियर। इस तरह से I की वैल्यू बेटा आपने देखी कितनी आ गई, 1 एम्पियर वैल्यू आ गई करंट की। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी कंडक्टर के किसी अनुप्रस्थ काट से, क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है तो उस कंडक्टर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। मींस अगर मेरे पास ये एक कंडक्टर है और मैं इसमें इस क्रॉस सेक्शन पे देख रहा हूं, कहीं पर भी मैं देख रहा हूं, मैं देखता हूं कि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट यहां से पास हो जाता है। सॉरी, 1 सेकेंड में 1 कूलॉम चार्ज पास हो जाता है। हर सेकेंड, पहले सेकेंड में 1 कूलॉम, दूसरे सेकेंड में भी 1 कूलॉम, तीसरे सेकेंड में भी 1 कूलॉम, हर सेकेंड 1 कूलॉम चार्ज पास होता है। तो हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, समझ आया आपको? फिर से मैं बता दूं और इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं कि यदि किसी विद्युत चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। ओके, अब हम यहां नोट कर लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। यदि किसी विद्युत चालक, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यदि किसी विद्युत चालक के किसी विद्युत चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से
1 सेकेंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा आपको याद होगा, आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि किसी विद्युत चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 सेकेंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है। आई एम वेरी सॉरी, 1 कूलॉम विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में प्रवाहित धारा आई 1 एम्पियर होगी। चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ओके, तो ये 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि यदि किसी विद्युत चालक, कोई कंडक्टर है, अगर उसमें 1 सेकेंड में के किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलॉम विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात की। अब हम बात करना चाहते हैं कि जो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और हम ये जानना चाहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वांटिटी कैसी है ये, इसको थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। हमने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक प्रयोग करके देखा छोटा सा। करंट एक स्केलर है या वेक्टर है, उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। हमने एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि एक कंडक्टर हम इधर से लाए, एक चालक तार, और इस कंडक्टर में हमने करंट फ्लो करवाई। I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। एम्पियर का जो सिंबल है वो ए बना है ना हम लोगों ने, तो 4 एम्पियर करंट हमने फ्लो की। एक दूसरा कंडक्टर हम इधर से लाए और उस कंडक्टर में हम करंट फ्लो करवा के I2 करंट फ्लो हो रही है और ये करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर। ओके, इस कंडक्टर में I1 करंट यहां से ऐसे आ रही है, यही करंट इसमें भी ऐसे आएगी, विच इज I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। यहां से 3 एम्पियर करंट आ रही है I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। जब दोनों कंडक्टर यहां पर आए तो यहां पर हमने इनका ज्वाइंट लगा दिया और ज्वाइंट लगाकर एक कंडक्टर हमने यूं ऐसा निकाल दिया। यहां से 4 एम्पियर करंट, यहां से 3 एम्पियर करंट, दोनों को आपस में यहां पर ज्वाइन करके एक तीसरा कंडक्टर हमने निकाल दिया। अब यहां से भी करंट आ रही है, यहां से भी करंट आ रही है, दोनों में एक 4 एम्पियर एक 3 एम्पियर है, दोनों करंट यहां तक आएंगी। उसके बाद जो भी करंट होगी वो इधर की तरफ चली जाएगी। हम चेक ये करना चाहते हैं दैट वेदर करंट इज अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। इसके लिए हमने देखा, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, कि अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
तो क्या होगा? एंड इफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, उस समय क्या होना चाहिए? तो अगर ये एक सदिश राशि है तो क्या होगा, और अगर ये एक अदिश राशि है तो क्या होगा? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, इधर से 4 एम्पियर करंट आ रही है, इधर से 3 एम्पियर करंट आ रही है। दोनों करंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इधर से 4 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर। द करेंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर। और वेक्टर लॉ आपका क्या कहता है? अगर करंट वेक्टर क्वांटिटी होगी तो 4 एम्पियर यहां से, 3 एम्पियर यहां से, इनका रिजल्ट कितना मिलेगा आपको? क्या रिजल्टेंट मिलेगा? तो आप याद करिए, जब दो सदिश राशियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में होती हैं तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं। ओके, तो अगर करंट वेक्टर क्वांटिटी है, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस रास्ते पे जो करंट आई जा रही है, आई शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? आई को अपोजिट डायरेक्शन पे है तो बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी को माइनस कर दीजिए। आई शुड बी इक्वल टू 1 एम्पियर। क्यों? 4 में से 3 को हमने माइनस कर दिया, यहां से 1 एम्पियर करंट बह के जाना चाहिए अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो। इफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और अगर बेटा ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इधर से 4 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर, दोनों क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर सम यहां पर नहीं लगेगा, सदिश योग का नियम यहां पर नहीं लगेगा, अदिश योग का नियम लगेगा। और अदिश योग का नियम तो दिशा पर डिपेंड नहीं करता। इधर से 4 आया, इधर से 3 आया, दोनों जुड़ गए, 7 बन गए। 4 और 3 कितनी बन गए? 7। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है तो आई को कैसा होना चाहिए? आई शुड बी इक्वल टू, यहां 1 एम्पियर होना चाहिए, यहां पर इसको होना चाहिए 7 एम्पियर। बात आपको समझ में आ गई होगी। विपरीत दिशा में है, सदिश राशि होती तो 4 - 3 1 एम्पियर आना चाहिए। अगर अदिश राशि है तो 4 और +3 7 एम्पियर हो जाना चाहिए। और इस रास्ते पर सदिश है तो इस रास्ते पर 1 एम्पियर करंट आनी चाहिए, अदिश है तो इस रास्ते पर 7 एम्पियर करंट आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ? यहां 1 एम्पियर आई या यहां 7 एम्पियर आई? तो हमारे लिए बड़ी आसान है, हम एक अमीटर लाएंगे। आपको याद होगा कि अमीटर इज अ डिवाइस जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेजर करके आपको बता देता है। तो हमने ज्यादा टेंशन नहीं लिया, इस रास्ते पर हमने एक अमीटर लगा दिया और अमीटर को लगा करके करंट को नाप लिया, हमने करंट को मेजर कर लिया और हमने पाया कि जो इस रास्ते पर आने वाली एक्चुअल करंट है वो 7 एम्पियर आ रही है। ठीक है, 7 एम्पियर आ रही है, मतलब इसका और इसका अदिश योग यहां पर मिल रहा है मुझे। तो हमने क्या किया, अमीटर से मेजर किया तो हमको यहां पर करंट मिल गई 7 एम्पियर और 7 एम्पियर। तो दोनों करंट्स का सदिश योग नहीं है, ये तो अदिश योग है। इसका मतलब साफ है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। तो हमारा ये वाला जो हमारी मान्यता थी, हमने माना कि अगर सदिश होगा तो 1 एम्पियर आना चाहिए, अदिश होगा तो 7 एम्पियर आना चाहिए। तो हमको 7 एम्पियर मिली, 1 एम्पियर नहीं मिली। इस वजह से ये क्लियर हो गया कि जो भी धारा, विद्युत धारा है, ये एक अदिश राशि है। समझ में आ गया? तो फिर से विद्युत धारा एक कैसी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है?
क्योंकि यह अदिश योग के नियमों का पालन करती है या सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। ओके, हम इसको नोट कर लेते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह अदिश योग के नियमों का पालन करती है, क्योंकि यह अदिश योग के नियमों का पालन करती है। सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। आप ध्यान रखिएगा कि जब हमने इस प्रकार का ये एक्सपेरिमेंट किया तो अगर ये सदिश राशि होती तो धारा के अपोजिट होने की वजह से 4-3 1 एम्पियर यहां पर करंट आती, और ये अदिश राशि है होती तो यहां पर 7 एम्पियर आ जाती। 4 और 3 7। हमने देखा यहां पर हमने इस रास्ते पर एक अमीटर लगाया, हमने नापा करंट को किस रास्ते से कितनी करंट जा रही है, हमने पाया कि इस रास्ते से जाने वाली करंट 7 एम्पियर है। इट मींस जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अदिश योग के नियमों का पालन करती है, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। यही हमने लिख दिया। हाँ, एक चीज बेटा मैं और बता दूं आपको, विद्युत धारा जो आप देख रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रिक करंट है इसमें डायरेक्शन होती है। ध्यान से सभी बच्चे देखें, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक करंट के पास एक डायरेक्शन है। I2 करंट इस रास्ते में इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके पास भी डायरेक्शन है। दोनों के ज्वाइंट होने के बाद जो डायरेक्ट करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो करंट के पास डायरेक्शन होती है, बट उसके बावजूद भी यह एक अदिश राशि है। मैं इस पॉइंट को नोट कर देता हूं। विद्युत धारा में दिशा होती है, तो फिर से मुझे बताइए आप कि क्या विद्युत धारा में डायरेक्शन होती है। देखिए, मैंने सदिश और अदिश के बारे में बात नहीं की, मैंने सिर्फ डायरेक्शन पूछा कि विद्युत धारा में डायरेक्शन होती है या नहीं होती है। आंसर है विद्युत धारा में डायरेक्शन होती है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो इसका आंसर होगा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा एक अदिश राशि क्यों है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि इसलिए है क्योंकि यह अदिश योग के नियमों का पालन करती है, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। चौथा क्वेश्चन, इससे आपसे कोई भी यह सवाल पूछ सकता है कि बताइए आपकी भौतिक विज्ञान में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसके पास दिशा तो होती है लेकिन इसके बावजूद भी वो एक अदिश राशि है। तो याद रखिए, ऐसी एक क्वांटिटी आपके पास विद्युत धारा होती है कि विद्युत धारा एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन तो होती है लेकिन फिर भी वो एक अदिश राशि है। तो ये एक बड़ी स्ट्रेंज चीज है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इलेक्ट्रिक करंट और उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें, यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ये सारी चीजें और किस प्रकार की क्वांटिटी है, ये सब हम अब पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे जब हम बेटा चलेंगे तो एक मुझे आर्टिकल मिलेगा बड़ा अच्छा सा, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा घनत्व। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, विद्युत धारा घनत्व।
इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा घनत्व। इसे विद्युत धारा घनत्व कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होती है आप इसको ध्यान से समझिए। हमने एक ये कंडक्टर मान लिया कि ये एक वैद्युत चालक है, ये एक वैद्युत चालक है। तो थोड़ा सा मोटा मैंने बना के दिखाया है, हालांकि इतने मोटे कंडक्टर शायद ही आपको मिलते होंगे जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं कहीं से, लेकिन समझने के लिए मैंने इतना ये मोटा बना लिया है। तो ये हमने मान लिया हमारे पास एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, विद्युत चालक। अब इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर का हमने मान लिया कि ये जो आप देखते हैं इस तरह से, जो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है उसका ये जो एरिया इसका होता है इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ये जो हिस्सा होता है इसे आप ऐसा क्रॉस करेंगे तो जो चीज यहां पर आपको दिखेगी उसको बोलेंगे सेक्शन। तो क्या बन गया ये क्रॉस सेक्शन। इसका अपना एक एरिया होता है, सर्कुलर होता है ना, वृत्ताकार, इसका अपना एक क्षेत्रफल होता है। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम मान लेते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी को आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने मान लिया कि यहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, तो पूरे चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a होगा। ओके, अब यहां से चार्जेस ऐसे फ्लो हो रहे हैं, इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस इस तरीके से प्रवाहित हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल चार्जेस की एक धारा यहां से जा रही है जिसे आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसमें मैंने मान लिया कि टोटल जो करंट जा रही है वो टोटल करंट इसमें फ्लो हो रही है I एम्पियर। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा हम यहां पर कर लेते हैं। यहां पर मैंने ऐसे ये क्रॉस सेक्शन बना लिया यहां बीच में। आप थोड़ा सा सभी बच्चे ध्यान से देखें, ये एक क्रॉस सेक्शन हमने बनाया है यहां पे। ऐसे, और इससे ये सारे के सारे चार्जेस पास हो रहे हैं। पूरे कंडक्टर से I एम्पियर की करंट पास हो रही है और ये A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो I एम्पियर की करंट है ये कितने एरिया से पास हो रही है। तो A एरिया से पास हो रही पूरी I करंट। हमने यही तो माना ना कि चालक में प्रवाहित धारा I एम्पियर है। हम चाहें तो आप लिख लेते हैं, माना क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू A। इलेक्ट्रिक करंट कितनी फ्लो हो रही है I। तो ये जो I एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट है वो इस पूरे A एरिया से फ्लो हो रही है। अब अगर I एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट पूरे A एरिया से फ्लो हो रही है तो हम करंट डेंसिटी किसको कहेंगे। तो करंट डेंसिटी के बारे में मैं बता दूं आपको, किसी भी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, किसी चालक तार के
प्रति एकांक क्षेत्रफल से क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा जितनी भी होगी उसे हम करंट डेंसिटी कहा करेंगे। अब ये करंट आई एम्पियर है और कितने क्षेत्रफल से ये गुजर रही है, ए एरिया से पास हो रही है। ए एरिया से करंट पास हो रही है आई, तो यूनिट एरिया से करंट कितनी पास होगी? बड़ा सिंपल है कि ए एरिया से पास होने वाली करंट है आई, तो एक एरिया से पास होने वाली करंट कितनी होगी? आई अपॉन ए, और इसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो किसी भी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से यूनिट एरिया से जितनी करंट पास होगी, 2 मीटर स्क्वायर से, 4 मीटर स्क्वायर से, 10 मीटर स्क्वायर एरिया से जो करंट पास होगी उसे हम करंट डेंसिटी नहीं कहेंगे। यूनिट एरिया से 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितनी करंट पास होगी हम केवल उसको करंट डेंसिटी बोलेंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी करंट डेंसिटी की कि किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहा जाता है। फिर से मैं एक बार बता दूं और फिर उसे मैं लिख देता हूं कि किसी भी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से क्षेत्र के लंबवत, आप ध्यान से देखें, ऐसा लंबवत, बिल्कुल ऐसा करंट ऐसा एरिया में तिरछा ऐसा नहीं जा रही है, लंबवत। तो किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहा जाता है। तो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं। डेफिनिशन, क्या डेफिनिशन होगी? किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से क्षेत्र के लंबवत किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो आप याद रखें, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितनी करंट पास होगी हम केवल उस करंट को करंट डेंसिटी कहेंगे। 2 मीटर स्क्वायर से, 4 मीटर स्क्वायर से जितनी करंट पास होती होगी हम उसे करंट डेंसिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसके बाद हम बताते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल j। हमने करंट डेंसिटी का जो सिंबल बनाया है वो स्मॉल j बनाया है। इसे स्मॉल j से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि अगर A एरिया है किसी कंडक्टर का और उससे I करंट पास हो रही है, तो A एरिया से पास होने वाली करंट I है, तो यूनिट एरिया से पास होने वाली करंट I अपॉन A हो जाएगी। और यही करंट डेंसिटी, क्योंकि यूनिट एरिया से पास होने वाली करंट को ही तो करंट डेंसिटी कहा जाता है, तो ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला रहेगा। यहां मैं इसको नोट कर देता हूं, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। ये आप बहुत याद रखें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी।
अभी मैं और इसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, तो जे से प्रदर्शित करते हैं और जे का फॉर्मूला क्या होगा? जे का फॉर्मूला होगा जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ये जे का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये जे का फॉर्मूला है, अभी मैं आपसे बोल रहा था, एक एग्जांपल इसका मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर का जो एरिया है, उस कंडक्टर का एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। एज ए एग्जांपल ले लीजिए, कंडक्टर का एरिया 4 मीटर स्क्वायर है और उससे पास होने वाली करंट है 20 एम्पियर। तो 4 मीटर स्क्वायर एरिया वाले कंडक्टर से पास होने वाली करंट है 20 एम्पियर। तो इसकी करंट डेंसिटी कितनी होगी? क्या इसकी करंट डेंसिटी 20 होगी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि 20 एम्पियर करंट 4 मीटर स्क्वायर एरिया से पास हो रही है, जबकि करंट डेंसिटी हम किसको कहते हैं? 1 मीटर स्क्वायर एरिया से पास होने वाली करंट को कहते हैं। तो 4 मीटर स्क्वायर एरिया से 20 एम्पियर करंट पास हो रही है, तो आप ये पता लगा लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी करंट पास होगी। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 5 एम्पियर करंट पास होगी। इट मींस कि उस कंडक्टर की जो करंट डेंसिटी है वो कितनी है? 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। जरूर याद रखें आप कि 1 मीटर स्क्वायर से पास होने वाली करंट को ही हम करंट डेंसिटी कहेंगे। अब इसमें एक छोटी सी चीज और मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। छोटी सी चीज ये कि जैसे अभी मैंने बोला है, हाँ एक बात और, करंट की डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन है करंट की। अगर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देख रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि इसका मुझे एरिया वेक्टर खींच के दिखाइए, तो जो भी आपका सरफेस होती है उसका एरिया वेक्टर कैसे खींचा जाता है? एरिया वेक्टर तो सरफेस के हमेशा लंबवत होता है ना, ऐसे। तो एरिया वेक्टर ऐसे आ जाएगा, इसका ये होगा एरिया वेक्टर, लंबवत होगा सरफेस के बिल्कुल, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन अभी आपस में सेम है। लेकिन बाई चांस अगर मैं इसी एरिया को ऐसे के बजाय थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर दूंगा, फिर उस समय क्या होगा? क्या उतनी ही करंट अभी भी इससे पास होगी, या कम हो जाएगी, या कुछ बढ़ जाएगी? थोड़ा सा मैं इसको देखना चाहता हूं कि ये एरिया अभी मैंने बिल्कुल ऐसा लिया हुआ है। अगर मैं इस एरिया को ऐसा थोड़ा सा झुका लेता हूं नीचे की तरफ, उस समय क्या इस एरिया से पूरी आई करंट पास होगी या कुछ कम हो जाएगी? उसके लिए मैं यहां पर एक फिगर फिर से आपको बना के दिखाता हूं। वही कंडक्टर मैंने बना लिया यहां पर भी, ठीक है। अब यहां पर भी मैं इसका क्रॉस सेक्शन बना लेता हूं, लेकिन ये हम बना चुके हैं, तो मैं इसके क्रॉस सेक्शन को थोड़ा क्या कर देता हूं, थोड़ा सा तिरछा कर देता हूं क्रॉस सेक्शन को। क्रॉस सेक्शन में उतना ही रखूंगा, एरिया ए ही रखूंगा, केवल इसको मैं थोड़ा सा ऐसा झुका दूंगा बस। तो ये मैंने ऐसे इसको झुका दिया। पहले ये कैसा था? पहले ये ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था ना, सीधा। उस समय इसका एरिया वेक्टर कहां था? उस समय इसका एरिया वेक्टर ये था। ओके, करंट की डायरेक्शन क्या थी? ये सब चार्जेस की चलने की डायरेक्शन थी, तो ये करंट की डायरेक्शन थी। ऐसा करंट इसमें से चल के जा रहे थे, आई एम्पियर करंट जा रही थी चल के। हमने जब इसको ऐसा झुका दिया नीचे की तरफ, आप ध्यान से देखें, मैं इसको उतना ही बड़ा बनाता हूं। इसका अगर आप एरिया बराबर रखें, ये थोड़ा सा यहां तक आ जाएगा। तो जितना एरिया बेटा इसका था वही मैंने केवल ऐसे झुका दिया है बस। तो एरिया इसका ए था, तो एरिया इसका भी ए है। इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? जब सरफेस ऐसी थी
तो एरिया वेक्टर ऐसा था। अब सरफेस इतनी झुक गई थोड़ी सी, तो एरिया वेक्टर भी तो ऐसा झुक गया होगा। आप देखें इसको, फिर से देखें, मैं इसको बना के दिखाता हूं। ऐसा सरफेस है तो ये एरिया वेक्टर है, इसका सरफेस ऐसी तो ये एरिया वेक्टर है। सरफेस अगर थीटा एंगल झुक गई तो एरिया वेक्टर भी तो नीचे की तरफ ऐसा झुक जाएगा। तो इस समय इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ आ जाएगा, ये इसका एरिया वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, और हमने मान लिया कि ये सरफेस कितनी झुक गई, थीटा कोण से झुक गई। अगर सरफेस थीटा कोण से झुकी तो एरिया वेक्टर भी थीटा कोण से ही झुका होगा, क्योंकि आप देखिए पहले ये ऐसा था, अगर हमने सरफेस को थीटा एंगल झुका दिया तो एरिया वेक्टर भी तो उतना ही झुकता जा रहा है। तो अगर इसको मैंने 30 डिग्री झुकाया तो एरिया वेक्टर भी 30 डिग्री झुक जाएगा। ठीक है, तो अगर ये थीटा एंगल से झुका तो एरिया वेक्टर भी आपका थीटा एंगल से झुक जाएगा। पहले जो एरिया वेक्टर था उससे अब ये थीटा एंगल बनाएगा, इससे थीटा एंगल बनाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब और एक चीज, तो पहले ये पूरा एरिया था, अब यहां से यहां तक का ये पूरा एरिया है, ये एरिया है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि जब एरिया ऐसा था तो पूरी की पूरी करंट आई इस एरिया में से पार हो रही थी। जब हमने सेक्शन को ऐसे कर दिया, एरिया को झुका दिया इस तरह से, एरिया को वैल्यू नहीं बदली, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदला, ए को ए ही रहने दिया, कोण उसका बदल दिया, थोड़ा सा से हमने उसको झुका दिया इस तरीके से। तो क्या अब भी इस एरिया से उतनी ही करंट पास हो रही है या कुछ कम हो गई? तो मैं आपको बताऊं कि इस समय सिर्फ इससे इतनी करंट पास हो रही है बस। यहां से जो करंट जाती है वो भी इससे गुजरती है, यहां से जाने वाली करंट गुजरती है, यहां से जाने वाली करंट गुजर रही है, लेकिन जो करंट यहां से जा रही है क्या अब वो इस एरिया से पार हो रही है? तो अब वो इस एरिया से गुजर नहीं रही है, वो ऊपर से ऐसा निकल जाती है, इस एरिया को टच करके नहीं जाती। तो अब इस एरिया से गुजरने वाली करंट की वैल्यू कैसी हो गई? पहले से इस एरिया से गुजरने वाली करंट की वैल्यू कम हो गई। अगर करंट की वैल्यू कम हो गई, एरिया अब भी उतना ही है, तो करंट डेंसिटी क्या हो गई? करंट डेंसिटी कम हो गई। अब तो करंट डेंसिटी एरिया की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? उसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो एरिया आप ए देख रहे हैं, ये एरिया वेक्टर है। आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसका एक फिगर छोटा सा बाहर निकाल के रखता हूं। पहले ये एरिया वेक्टर था, अब ये एरिया वेक्टर है। फिगर में आप देखें, पहले ये एरिया वेक्टर था, अब ये एरिया वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल है थीटा। इस एरिया वेक्टर का इस डायरेक्शन में क्या प्रोजेक्शन होगा, क्या कंपोनेंट होगा? तो इस एरिया का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा a cos थीटा। आप सभी जानते हैं थीटा जिस तरफ लगा होता है उस तरफ a cos थीटा। और अगर मैं इस तरफ पूछता कि इस तरफ इस एरिया का क्या प्रोजेक्शन होगा, तो आप मुझे क्या बताएंगे? a sin थीटा बताएंगे। क्लास 11 में वेक्टर एनालिसिस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिलहाल मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। ठीक, अब मैंने इस एरिया का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकाल लिया a cos थीटा। अब करंट डेंसिटी कितनी होगी? अब धारा घनत्व, थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा गौर से। जब एरिया वेक्टर ये था, करंट आई थी, तो आपने करंट डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला बनाया? I अपॉन ए। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, करंट आई थी, टोटल फ्लो होने वाली करंट आई थी, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ए था, तो आपने I अपॉन ए किया और आपको करंट डेंसिटी मिल गई। अब फिर से देखिए, टोटल फ्लो होने वाली करंट अभी भी आई है, ठीक है, लेकिन अब इस डायरेक्शन का एरिया कितना है? इस डायरेक्शन का एरिया, क्योंकि ये अब एरिया नहीं था, हमने इसको
ऐसा झुका दिया था, लेकिन हमने इस डायरेक्शन का एरिया निकाला, कितना निकला है a cos थीटा। इसलिए करंट डेंसिटी की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, करंट डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी I अपॉन a cos थीटा। सही समझ में आया आप सब बच्चों को? आया? फिर से कंडक्टर में फ्लो होने वाली टोटल करंट I, इस डायरेक्शन का एरिया वेक्टर, एरिया की वैल्यू a, तो I अपॉन a से हमने करंट डेंसिटी निकाल ली। लेकिन इस कंडीशन में जब एरिया को हमने थोड़ा सा ऐसा झुका दिया तो हम देखते हैं कि पूरी करंट अब उस एरिया में से पार नहीं होती है, करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कम हो जाती है उस एरिया से पास होने वाली। इसलिए हमने क्या किया, इस एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन पे निकाल लिया। अब टोटल करंट I है, इस डायरेक्शन में इस समय का एरिया कितना है, क्या इस डायरेक्शन का एरिया a है या a cos थीटा है? तो अब तो इसका a cos थीटा है ना, ये तो पहले था। अब इस डायरेक्शन में जो आपने प्रोजेक्शन निकाला है वो a cos थीटा है, तो टोटल करंट I, इस डायरेक्शन पे एरिया की वैल्यू a cos थीटा, तो I अपॉन a cos थीटा करंट डेंसिटी की वैल्यू आ गई। यहां से बेटा अगर आप I की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, J और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, J इंटू a इंटू कॉस थीटा। मैं एक चीज आपको बता दूं, आपने अभी देखा कि जब एरिया ऐसा होता है तो करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी आती है, I अपॉन a। लेकिन जब एरिया ऐसे कर देते हैं तो करंट डेंसिटी की वैल्यू बदल जाती है ना, उससे पास होने वाली करंट कम हो गई, करंट डेंसिटी बदल गई। इसका मतलब हुआ कि करंट डेंसिटी मींस धारा घनत्व क्षेत्रफल की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, और अगर धारा घनत्व क्षेत्रफल की दिशा पर निर्भर करता है तो यह एक सदिश राशि है। तो J एक सदिश राशि है, आप याद कर लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, विद्युत धारा घनत्व इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? अभी मैंने आपको बताया कि जब एरिया ऐसा है तो पूरी करंट इससे पास हो रही है I, और करंट डेंसिटी I अपॉन a है। लेकिन जब एरिया को झुका के हमने ऐसे कर दिया तो अब ये वाली करंट इस एरिया में से पास नहीं हो रही है, करंट की वैल्यू कम हो गई तो करंट डेंसिटी भी कम हो गई। मींस जो करंट डेंसिटी है वो एरिया की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, क्षेत्रफल की दिशा पर निर्भर करती है। और अगर धारा घनत्व क्षेत्रफल की दिशा पर निर्भर करता है तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है। तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और यहां इसके साथ cos थीटा भी है। तो आप जानते हैं ये दो सदिश राशियों का गुणनफल है। और याद रखिए कि I कैसी क्वांटिटी है, अदिश। ये भी वेक्टर, लेकिन ये स्केलर। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हुआ और स्केलर क्वांटिटी आ रही। इट मींस हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर J डॉट वेक्टर A। डॉट प्रोडक्ट में ही cos थीटा आता है ना, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू वेक्टर J डॉट वेक्टर A। ये करंट का वेक्टर फॉर्म हो गया। तो आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। और देखिए यहां से भी बेटा एक चीज आप देख सकते हैं कि जो विद्युत धारा है वो दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है, इसलिए भी विद्युत धारा एक अदिश राशि है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और आज एक बार फिर से मुझे देखने को मिल रहा है दैट रियली इलेक्ट्रिक करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। सो नाउ इट्स वेरी क्लियर टू यू दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब ये हमने देख लिया करंट डेंसिटी का दोनों कंडीशन पे फॉर्मूला। अगर करंट एरिया के बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर है तो I अपॉन a, अगर एरिया हमने ऐसा झुका दिया और करंट ऐसे जा रही है तो उस समय I अपॉन a cos थीटा आप सभी फॉर्मूला यूज करेंगे। और I का एक फॉर्मूला हमने यहां से बनाया है वेक्टर J डॉट वेक्टर A,
जे किस प्रकार की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमने दोनों कंडीशन में उसके फॉर्मूले देख लिए। एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, इसका यूनिट क्या होगा। जे का यूनिट ऑफ जे, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का मात्रक क्या होगा। आप कहीं से निकाल सकते हैं उसके फॉर्मूले से, I अपॉन ए। आई का यूनिट एम्पियर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट जो आएगा वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। आप सभी स्टूडेंट्स को यूनिट याद रखना है। मैं इसका डायमेंशंस की भी बात कर देता हूं, देख लीजिए आप। डायमेंशंस ऑफ जे, विद्युत धारा घनत्व की डायमेंशंस क्या होंगी। डायमेंशंस आप किसी भी क्वांटिटी की चाहिए आप उसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, उसके यूनिट से निकाल सकते हैं। एम्पियर की डायमेंशन, करंट की डायमेंशन ए बनाई, मीटर स्क्वायर, एरिया की डायरेक्शन एल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा L माइनस 2A। दिस विल बी द डायमेंशंस ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी J। इसमें एक चीज मैं छोटी सी और बताना चाहता हूं, थोड़ा सभी बच्चे इस बात को गौर से समझिएगा। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या है, बड़ा सिंपल सी चीज है, एक एरिया से गुजरने वाली करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी बेसिकली करंट ही होती है। मैं आपको बता देता हूं, मैं यहां इसको लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट मुख्य रूप से विद्युत धारा घनत्व जो है वो विद्युत धारा ही होती है। फर्क इतना है कि वो वाली विद्युत धारा लेते हैं जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से पास होती है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि किसी कंडक्टर में धारा घनत्व है 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आप क्या समझे, सोचिए कि आप क्या समझ पाए। किसी चालक में विद्युत धारा घनत्व है 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आप समझ गए कि इस चालक तार के 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 5 एम्पियर करंट पास होगी। अगर मैंने बोला कि किसी कंडक्टर एक दूसरा कंडक्टर में ले आया और मैंने बोला इस कंडक्टर में धारा घनत्व है 7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, आपको क्या पता लगा, आपको पता लगा कि इस कंडक्टर के 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 7 एम्पियर करंट पास हो रही है। क्लियर? अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि ये एक कंडक्टर है, इसकी करंट डेंसिटी है 5। ध्यान से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सुनेंगे। ये एक कंडक्टर है, इसकी करंट डेंसिटी है 5। समझ गए होंगे क्या मतलब हो गया इसका। अच्छा, अब मैंने बताया कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इससे टोटल कितनी करंट पास हो रही होगी। फिर से करंट डेंसिटी मैंने इसकी कितनी बताई 5, टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बताया 4। तो टोटल कितनी करंट पास हो रही होगी 20 एम्पियर। कैसे, ध्यान से देखिए, करंट डेंसिटी हमने कितनी बताई 5, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 5 करंट जा रही है और इसका टोटल एरिया कितना है 4। अब 1 मीटर स्क्वायर से 5 एम्पियर करंट जा रही है तो 4 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी करंट चली जाएगी 20 एम्पियर करंट चली जाएगी। और आप देखें कि I की वैल्यू J और A का मल्टीप्लीकेशन ही तो होती है। समझ आ गया आपको। आप ये बहुत ध्यान रखें। एक मैं और एग्जांपल आपको देता हूं कि बाई चांस अगर कोई आपको एक ये कंडक्टर दिखाता है और कहता है कि इसका टोटल एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, ध्यान से सभी बच्चे, 10 मीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसकी करंट डेंसिटी है 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आप बताइए इससे
टोटल करंट जो पास हो रही है कितनी पास हो रही है। टोटल एरिया कितना 10 मीटर स्क्वायर, करंट डेंसिटी कितनी 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर से 2 एम्पियर करंट जा रही है। अब टोटल एरिया है 10, 1 मीटर स्क्वायर से 2 एम्पियर, तो 10 मीटर स्क्वायर से कितनी 20 एम्पियर करंट, तो इससे पास होने वाली टोटल करंट होगी 20 एम्पियर। तो ये आज हमने बेटा ये पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के बारे में। आज हमने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट में 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी। 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने यह भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार की क्वांटिटी है और क्यों। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के बारे में भी सारी स्टडी की। और आज हम अपने फिजिक्स के वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पर पढ़ेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।